Welcome to Stories by Marasim. दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक। कहानियां लिखता हूं और सुनाता हूं। मैं सुनाने जा रहा हूं मेरी लिखी कहानी कॉमा। कीप लिसनिंग। एक सेंटेंस पढ़ते हुए कैसे एक कॉमा को देख के दिमाग कुछ मिली सेकेंड्स के लिए रुक जाता है, और अगर ये इमेजिनरी पड़ाव ना हो तो सेंटेंस कितना भिड़ंगा और अजीब लगने लगता है ना। ठीक वैसे ही जिंदगी को भी सिंप्लीफाई करने के लिए कभी कभी कॉमा लगाना पड़ता है, या कभी कभी वो खुद लग जाता है, जैसे मेरे साथ हुआ। 3 दिन पहले ऑफिस कैब से जैसे ही मैं अपनी सोसाइटी में उतरा, मेरा एंकल ट्विस्ट हुआ और बस 1 हफ्ते का बैंडेज। बॉस को और घर वालों को इन्फॉर्म करके मैं बेडरूम में लेट गया। डिनर तो हो ही चुका था, बस सोना ही था। तो पेन किलर्स ने पेन किल किया और मैंने फोन पे थोड़ा टाइम, और बस ना जाने कब आंख लग गई। न्यूटन का एक हिडन लॉ है जिसके बारे में हम सब मन ही मन में जानते हैं, लेकिन शायद न्यूटन को भी इसके बारे में ना पता हो। और वो ये कि जिस दिन आपको ऑफिस जाना होता है उस दिन आपको बहुत नींद आएगी, और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन नींद भी छुट्टी मनाएगी। और ऐसा ही हुआ। मैं अपने अलार्म से पहले ही उठ गया। बस फिर किसी तरह अपने पैर के नीचे रखे कुशन को ठीक करता हुआ मैं जितनी सोने की कोशिश करूं उतनी ही कोशिश बेकार। फाइनली मैंने उठने का मन बनाया और किचन का रुख किया। सोचा चलो चाय पी जाए। चाय बनी तब तक ब्रश वगैरह करके मैंने मन बनाया कि आज बालकनी में बैठा जाए। मुझे डिब्रूगढ़ से यहाँ दिल्ली शिफ्ट हुए कुछ 1.5 साल हो गए हैं, और काम के चक्कर में मैं कभी घर के इस हिस्से का पैसा वसूल ही नहीं कर पाया। बस कभी कभार वो सूखते हुए कपड़े उतारने आ जाता था जब मेरी दीदी छुट्टी पे होती थी। खैर, अक्टूबर का टाइम था और वो हल्की हल्की ठंड का मौसम। चाय का कप और अपने बिस्किट का पैकेट लेकर मैं बालकनी जाके बैठ गया। अच्छा लग रहा था देख के कि कैसे बड़े अपने काम के लिए और बच्चे रोते पिटते स्कूल के लिए तैयार होकर निकल रहे थे। तभी मैंने देखा कि मेरी बिल्डिंग के सामने वाले बस स्टॉप के पास एक बुजुर्ग अचानक से ठोकर खा के गिर पड़े। कुछ लोगों ने उनकी मदद भी की और पास के बिलबूत वाले ने उन्हें पानी की बोतल भी लाके दी। कुछ ज्यादा सीरियस नहीं लग रहा था, लेकिन उनके साथ एक बच्ची थी जिसका रो रो के बुरा हाल था। डर गई हुई बेचारी कि दादाजी गिर पड़े। उसकी स्कूल की बस आई और वो उस पर चढ़ी, और वो बुजुर्ग धीरे धीरे अपने घर की ओर चल दिए। मैं भी अंकल की चोट से धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ा। पेन काफी बढ़ गया था। पेन किलर्स का काम खत्म जो हो गया था। दिन जैसे तैसे ऑफिस के काम पे कुछ एक ईमेल और कुछ एक कॉल्स में ही कट गया। अब अगले भी दिन मेरी आंख खुल गई, और उसके अगले दिन भी। और कहीं ना कहीं वो बालकनी में बैठने और चाय पीने का रूटीन रोज का ही हो गया। और वो अंकल और उसके साथ वो बच्ची, वो भी रोज दिखने लगे। अंकल रोज उसे स्कूल बस तक छोड़ने आते थे, और पूरे नियम से उस दुकान से हर रोज एक टॉफी या कुछ तो दिलाते। जिंदगी अच्छी चल रही थी, और देखते ही देखते 1 हफ्ता गुजर गया। मेरा पैर अब ठीक हो चुका था। आज ऑफिस के लिए तैयार होने से पहले जब मैं बालकनी में रोज की तरह चाय लेके गया, तो वो बच्ची एक आंटी के साथ नजर आई। खैर, मैं ऑफिस के लिए निकल गया। सब वैसा का वैसा ही था। 1 हफ्ते में वैसे ही क्या ही होता। 2-4 स्माइल्स एक्सचेंज हुई, और पैर ठीक है, क्या हुआ था वाले कुछ मैंडेटरी सवाल जिनका जवाब देते हुए मैं अपने काम में लग गया। पैर ठीक हो चुका था, लेकिन एक आदत साथ में लग गई थी, बालकनी में बैठ के चाय पीने की। तो अगले दिन सुबह भी मैं ऑफिस जाने से पहले बालकनी में चाय पी रहा था, और फिर मेरी नजर पड़ी उस बच्ची और लेडी पर। अंकल आजकल नजर क्यों नहीं आते? दिमाग में 2-4 उल्टे सीधे ख्याल आए। बच्ची भी टॉफी चॉकलेट की जिद नहीं करती। उस दिन मैं ऑफिस में भी ये सब सोचता रहा। अगले दिन मैंने मन बनाया कि मैं जाकर उस लेडी से पूछूं कि वो बुजुर्ग कहाँ गए।
जैसे ही बच्ची और वो लेडी मुझे दिखाई दिए, मैं नीचे गया और खुद को इंट्रोड्यूस करके मैंने पूछा कि बच्ची के दादाजी आजकल दिखाई नहीं देते। मुझे देख के दुकानदार ने भी मेरा हाल चाल पूछा और उस लेडी को ये समझ आ गया कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ। तो उन्होंने बताया कि वो बच्ची के दादाजी नहीं बल्कि घर के मालिक आका हैं और वो काफ़ी वक्त से फैमिली के साथ हैं। तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए कशिश यानी ये बच्ची को वो खुद छोड़ने आए हैं। फिर वो बोली कि चिंता की बात नहीं है, काका कल से आएंगे क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें चलने फिरने को कहा है। आई डोंट नो व्हाई आई वॉज रिलीव्ड ये जान के कि अंकल ठीक है। अजीब सी बात है ना, ना जान ना पहचान, फिर भी मुझे उनकी इतनी फिक्र थी। एक्चुअली मुझे उनमें अपने दादाजी दिखाई देते थे। 5 फुट 5 इंच की हाइट, हमेशा पजामा और शर्ट, सर पे कंबाल, और जब मैं कुछ 4 साल का था तो वो मुझे अपने कंधे पे बिठा के पास के बेकरी लेके जाते थे और वहां से फ्रेश कुकीज दिलाते थे। क्या दिन थे वो। अगले दिन जब मैं सुबह उठकर और बालकनी में बैठ के चाय पी रहा था तो दूर से अंकल और कशिश आते दिखाई दिए। मैंने जल्दी से चप्पल ढूंढी और पहन के नीचे उतर गया। और जब मैं नीचे जाके उनसे मिला तो वो बोले, अच्छा तुम हो, तुम मेरे बारे में पूछ रहे थे। मैंने कहा हाँ। और फिर दो चार यहाँ वहाँ की बातें, और बस फिर अगले दिन हम दोनों की बातचीत थोड़ी और बढ़ गई, पहचान थोड़ी और बढ़ गई। कभी कभी मैं उनके लिए नीचे चाय लेके भी जाता था। मैंने उनको अपने दादाजी के बारे में सब कुछ बताया और उन्होंने भी बताया कि कैसे इस परिवार के साथ वो 25 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन साल में 2 महीने जरूर अपने गांव भुवनेश्वर जाते हैं और बस कुछ ही दिनों में वो छुट्टी जाने ही वाले थे। यही सब होते होते 4-5 हफ्ते गुजर गए और तभी मुझे मेरी कंपनी ने एक नए प्रोजेक्ट के लिए पुणे आने को कहा। और मैंने जब ये बात अंकल को बताई तो वो थोड़ा मायूस हो गए, पर मेरे लिए खुश भी थे। जाने से 3 दिन पहले हमने साथ में चाय भी पी और फिर आया शिफ्टिंग वाला दिन। मैं सामान पैक करके तैयार था जाने को, लेकिन एक बार अंकल से मिलना चाहता था। 2 दिन से दिखाई भी नहीं दिए मुझे। मैंने वो दुकानदार से भी जाके पूछा तो उसने बोला कि सर सी ब्लॉक में कहीं रहते तो हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता। कहीं गांव तो नहीं चले गए। उस दिन सुबह सुबह मुझसे मिलने आए थे तब बताया था उन्होंने। शिट, मुझे कम से कम एड्रेस या फोन नंबर तो मांग लेना चाहिए था। मैं इसी सब सोच में था तो अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। कैब नीचे आ चुकी थी। सारा सामान मैं एक एक करके नीचे उतारता गया और गाड़ी में रख दिया, और ये देखा कि कुछ छूट तो नहीं गया। कुछ छूट तो गया था। वो अंकल से आखिरी मुलाकात शायद मेरी किस्मत में ना हो। मैंने कैब का दरवाजा खोला और जैसे ही बैठने वाला था पीछे से एक आवाज आई, प्रियांकुश। मैं पलटा तो देखा अंकल धीरे धीरे चलते हुए आ रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। अंकल आए और उन्होंने अपने झोले में से एक पैकेट निकाला, मुझे दिया और कहा, पुणे जाके बेटा मुझे भूल मत जाना और खूब तरक्की करो। मैंने कहा, अरे नहीं नहीं अंकल, बिल्कुल नहीं। और वो पैकेट खोल के देखा। उसे देख के सच बताऊं तो मेरी आंखें नम हो गई, क्योंकि मानो उस पल मैं अपने बचपन में पहुंच गया। क्योंकि उस पैकेट में अंकल के फोन नंबर के साथ वही कुकीज थी जो शायद अंकल पास वाले किसी बेकरी से लेके आए थे। मैंने उनके पैर छुए, उन्हें गले लगाया और कहा, थैंक यू सो मच अंकल। और वो बोले, अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है बेटा, और वैसे भी थैंक यू बोलना ही है तो थैंक यू दादाजी बोलो। मैंने मन ही मन में ऊपर वाले को थैंक यू बोला। मेरे दादाजी मुझे दोबारा जो मिल गए थे।